हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटेड द इलेक्ट्रिक स्टेट। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां रोबोट्स को केवल छोटे मोटे कामों के लिए बनाया गया था, लेकिन जब उन्होंने खुद सोचना शुरू किया तो इंसानों के खिलाफ बगावत कर दी। ये जंग 2 सालों तक चली, जिसमें हजारों इंसानों ने अपनी जान गंवा दी। इंसान थक जाते थे, लेकिन रोबोट नहीं, इसीलिए उनकी जीत लगभग तय थी। लेकिन तभी एक जीनियस वैज्ञानिक ईथन स्केट ने एक ऐसा डिवाइस विकसित किया जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। इस डिवाइस की मदद से इंसान दूर बैठकर ही रोबोट्स को मैन्युअली नियंत्रित कर सकते थे। देखते ही देखते इंसानों ने अपने खुद की रोबोटिक सेना खड़ी कर दी, जिसमें सिपाहियों को अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। इस नए मोड़ के बाद रोबोट्स की हार तय हो गई। उनके लीडर को भी समझ आ गया था कि अब जीतना नामुमकिन है। आखिरकार एक समझौता हुआ। सभी रोबोट्स को रेगिस्तान में भेज दिया गया, जहां से भागना असंभव था। इंसानों ने रोबोट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें छिपाने वालों को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। युद्ध खत्म होने के बाद ईथन स्केट की न्यूरोकास्टर तकनीक बेकार हो गई, लेकिन उसने इसे एक नए उद्देश्य के लिए बाजार में उतारा। अब ये तकनीक युद्ध के बजाय घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल की जाने लगी है। इंसान एक साथ 2 काम कर सकते थे। उनका शरीर रोबोट्स के अंदर काम करता, जबकि उनका दिमाग आराम करता। धीरे धीरे ये तकनीक इतनी लोकप्रिय हो गई कि स्कूलों में भी इसको अनिवार्य कर दिया गया। इसी दुनिया में मिशेल नाम की एक लड़की थी, जिसने 1 साल पहले एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता और भाई क्रिस्टोफर को खो दिया था। क्रिस्टोफर असाधारण प्रतिभा का धनी था, इतना कि उसके टेस्ट स्कोर आइंस्टाइन से भी ऊपर थे। मिशेल को उसके ऊपर गर्व था, लेकिन अब उसकी यादें ही उसका दर्द बन गई थी। इस नई दुनिया में जहां लोग हर समय न्यूरोकास्टर हेलमेट पहने रहते थे, मिशेल खुद को अकेला महसूस करती। उसे किताबों से प्यार था, ना कि इस बदलती हुई डिजिटल दुनिया से। उसका फॉस्टर डैड भी हमेशा सोफे पर पड़ा रहता था। अब एक रात जब मिशेल घर पर अकेली होती है, तभी बाहर से अजीब आवाजें आने लगती। वो देखती है कि एक अजीब सा रोबोट जिसका सर नींबू जैसा है, उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसका फॉस्टर डैड सुन नहीं पाता है। रोबोट कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका स्पीकर खराब था। उसने अपने सिर का ढक्कन खोला और इशारे से मिशेल को उसे ठीक करने के लिए कहा। मिशेल ने जैसे ही वायर जोड़े, रोबोट बोलने लगा कि मैं क्रिस्टोफर हूँ, तुम्हारा भाई। ये सुनकर मिशेल हैरान रह गई। रोबोट ने एक फोटो उठाई और खुद की ओर इशारा किया। ये नामुमकिन था, लेकिन तभी उसका फॉस्टर डैड जाग जाता है। वो गुस्से में पुलिस को बुलाने लगता है, लेकिन मिशेल उसे टीजर गन से बेहोश करके अपने रोबोट भाई को लेकर वहां से भाग जाती है। भागते हुए क्रिस्टोफर टूटी फूटी भाषा में समझाने की कोशिश करता है कि वो मरा नहीं था, बल्कि उसकी असली बॉडी कहीं और थी। मिशेल को यकीन नहीं होता है। वो उससे पूछती है कि उसकी बॉडी कहाँ पर है। क्रिस्टोफर उसको एक मैप लाने को कहता है और एक्सक्लूजन जोन पर उंगली रखकर इशारा करता है कि मैं यहाँ पर हूँ। मिशेल को समझ आ गया था कि उसे अपने भाई को वापस लाने के लिए एक्सक्लूजन जोन में जाना होगा, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। वहां जाना सख्त मना था। तभी क्रिस्टोफर मिशेल को एक सुराग देता है। वो बोलता है कि जो डॉक्टर चश्मा पहनता है वो जानता है कि मैं कहां पर हूं। और मिशेल को तुरंत याद आता है कि दुर्घटना के बाद एक डॉक्टर ने उसका इलाज किया था और वो चश्मा पहनता था। लेकिन एक्सक्लूजन जोन में घुसना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी मिशेल जानती थी कि वहां पर जाने वाले कुछ लोग हैं जो चोरी छिपे रोबोट्स के पार्ट निकालकर उनको ब्लैक मार्केट में बेचते थे। उसे वही रास्ता अपनाना था। आखिर उसके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वो इस रहस्य से पर्दा उठाए या हमेशा के लिए अपने भाई को खो दे। अब इन सब चीज के लिए ही मिशेल और क्रिस्टोफर को न्यू मैक्सिको के लिए रवाना होना था। उनका लक्ष्य था उस आदमी को ढूंढना जो उन्हें एक्सक्लूजन जोन के अंदर ले जा सकता था। रात तक वहां पर पहुंच जाते हैं और अब बस उनको इंतजार करना था। जिसके कुछ देर बाद एक आदमी लॉकर से पैसे निकालने आता है। ये वही शख्स था जिसकी उनको तलाश थी। जॉन नाम का व्यक्ति एक अन्य आदमी को रिवॉल्वर बेच रहा था, लेकिन सौदा उल्टा पड़ जाता है। सामने वाला उसके ऊपर बंदूक तान देता है। जॉन बेखौफ था। उसने कहा कि अगर वो इंसान होता तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करता। उसने पैसे वापस मांगे, लेकिन जब मना किया गया तो उसने उसे बिजली का झटका देकर उसके रोबोटिक शरीर को निष्क्रिय कर दिया। जॉन को पैसे तो नहीं मिले, लेकिन वो रोबोट के पार्ट्स बेचकर अपना नुकसान पूरा करने वाला था। जॉन के साथ उसका एक रोबोट साथी भी था जो उसके हर गैर कानूनी काम में मदद करता था। मिशेल और क्रिस उसके ट्रक में छुपकर बैठ जाते हैं और आखिरकार एक्सक्लूजन जोन के पास पहुंच जाते हैं, जहां जॉन ने
अपने लिए एक सुरक्षित ठिकाना बना रखा था। दूसरी ओर आरटीडीएफ के अधिकारी मिशेल की तलाश में जुट चुके थे, क्योंकि उसके फॉस्टर डैड टेड ने पुलिस में शिकायत कर दी थी। मिशेल ने अंदर जाकर देखा कि जॉन और उसका रोबोट एक दूसरे के बेहद करीब थे। वो अक्सर झगड़ते, मजाक करते और साथ रहते। ये देखकर साफ था कि उस रोबोट के अलावा जॉन की जिंदगी में कोई और नहीं। इधर क्रिस वो सुरंग ढूंढ निकालता है जिससे एक्सक्लूजन जोन के अंदर जाया जा सकता था, लेकिन गलती से वो अलार्म से टकरा जाता है, जिससे जॉन चौकन्ना हो जाता है। वो तुरंत मिशेल को देख लेता है और सामने आने के लिए कहता है। मिशेल उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसको सिर्फ अंदर जाना है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन जॉन उसको चेतावनी देता है कि एक्सक्लूजन जोन कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, बल्कि ये एक खतरनाक जगह है जहां कदम रखते ही मौत तय है। दोनों के बीच बहस चली रही होती है, तभी वहां पर पुलिस आ धमकती है। अधिकारी जॉन को धमकाते हैं कि वो रोबोट को तुरंत उनके हवाले कर दे, क्योंकि कानून का उल्लंघन था। जॉन ने पुलिस को चकमा दिया और वो सभी भाग निकले, लेकिन तभी मार्शल उनके ऊपर हमला कर देता है, जो क्रिस को खत्म करने वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता, मिशेल एक जेसीबी से उसको कुचल देती। वो किसी तरह एक्सक्लूजन जोन में एंटर कर जाते हैं, लेकिन इस हमले से सुरंग टूट चुकी थी और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। इस वजह से गुस्से में जॉन मिशेल के ऊपर चिल्लाने लगता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर फंस चुके थे। वो गुस्से में रोने लगता है, मगर उसका रोबोट साथी हरमन उसको समझाने लगता है कि रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो हम पकड़े ही जाते। अब जब वो अंदर हैं, तो बेहतर यही होगा कि हमें मिशेल का साथ देना होगा, क्योंकि उसको यहाँ तक पहुँचने का रास्ता पता था। तो शायद हो सकता है कि उसको बाहर निकलने का भी कोई रास्ता पता हो। और सौभाग्य से जॉन का एक और गैराज था, जहां उसने चोरी का सामान छुपा कर रखा हुआ था। वहां पर एक बड़ा मैकेनिकल रोबोट भी था, लेकिन उसमें सिर्फ एक इंसान के बैठने की जगह थी। हरमन अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने वैन में सभी को बिठाया और खुद उसको कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगा। अब रास्ते में जॉन मिशेल के ऊपर एक तंज कसता है। उसको कहता है कि उसके माता पिता भले ही मर गए हों, मगर कम से कम उन्होंने उसको निराश तो नहीं किया। मिशेल को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है कि कोई किसी के माता पिता के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। वो पलटकर जवाब देती है कि क्या वो हमेशा से ऐसा ही था, या हालात ने उसको ऐसा बना दिया है। इस पर जॉन खुलासा करता है कि वो भी सोल्जर था, जिसे रोबोट्स को खत्म करने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी, मगर जब युद्ध के दौरान वो बुरी तरह घायल हुआ तो सभी ने उसको मरने के लिए छोड़ दिया। उसको लगा कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन तभी एक कंस्ट्रक्शन रोबोट ने उसको बचा लिया और वहां से दूर ले गया। युद्ध खत्म होने के बाद आरटीडीएफ ने उसको ढूंढ निकाला। उसने अधिकारियों को समझाने की कोशिश की कि ये रोबोट खतरा नहीं है, बल्कि एक दोस्त है, मगर वो नहीं माने। उन्होंने उस रोबोट को खत्म करने की कोशिश की, मगर हरमन ने फिर से एक बार उसकी जान बचाई और तभी से वो दोनों बस भागते ही रहे। उधर ईथन अपनी माँ से बात कर रहा था, लेकिन अचानक एक गड़बड़ी हो जाती है और कुछ ही पलों में सच्चाई सामने आ जाती है। ये उसकी असली माँ नहीं थी, बल्कि ये उसका डिजिटल वर्जन था। झुंझलाते हुए उससे साइंटिस्ट पूछता है कि बार बार ये एरर क्यों आ रहा है। मेरा अगला प्रोडक्ट परफेक्ट होना चाहिए, वरना मेरी कंपनी डूब जाएगी। साइंटिस्ट समझाता है कि असली दिक्कत क्रिस्टोफर के गायब होने से पैदा हुई है, और यहीं पर हमको पता चलता है कि इसकी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स का डेटा सेंटर असल में क्रिस्टोफर का दिमाग है। उसी की बदौलत ये सब काम कर रहा था। लेकिन अब जब उसका दिमाग अधूरा था तो सिस्टम में सिंकिंग इश्यू आ रहे थे। ईथन तुरंत मार्शल से संपर्क करता है, उसे न्यूरोकास्टर पहनाने का आदेश देता है। जैसे ही मार्शल इसको पहनता है, वो एक वर्चुअल रियलिटी में पहुंच जाता है। वहां पर ईथन उससे एक डील ऑफर करता है। बोलता है कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मुझको भी चाहिए, बदले में तुम जो चाहो वो मिलेगा, बस एक शर्त है, तुम उस रोबोट को मारोगे नहीं। मार्शल काम के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने रोबोट्स को एक्टिवेट कर टनल से बाहर निकल जाता है, जबकि दूसरी ओर एक्सक्लूजन जोन में जॉन, मिशेल, क्रिस और हरमन अब उस चश्मे वाले डॉक्टर की तलाश में थे। जॉन को दूर एक बस्ती दिखाई देती है, जो अब तक स्कैवेंजर्स के हमले से बची हुई थी। वो सोच ही रहा था कि अंदर कैसे जाया जाए। भी एक बड़ा सा फ्रिज उड़ता हुआ आकर उसकी वैन से टकरा जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन पर रोबोट्स की पूरी टोली टूट पड़ती है। भारी भरकम चीजों की बारिश होने लगती है, जिस वजह से ये चारों पकड़े जाते हैं। जब उन्हें उस बस्ती के अंदर लाया जाता है तो जॉन देखता है कि वहाँ ढेर सारे रोबोट्स थे, लेकिन ये आम रोबोट्स नहीं थे, ये शांतिपूर्ण थे, हमला करने वाले नहीं। वहाँ के लीडर मिस्टर पीनट उनको घूरते हुए कहता है, तुमने समझौते का उल्लंघन किया है। तुम्हारा यहाँ पर होना इंसानों को एक कारण देगा मेरी इस छोटी सी दुनिया को उजाड़ने का।
ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 10 मील दूर रेगिस्तान में छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर वापस नहीं आ सकते हो। मिशेल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो कहती है कि हम एक डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, उसने मेरे भाई को किडनैप किया है। मिस्टर पीनट को यकीन नहीं होता है कि एक डॉक्टर भला बच्चों को किडनैप क्यों करेगा, मगर फिर उसको याद आता है कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक डॉक्टर आया था जिसको निकाल दिया गया था। जॉन ने मिशेल को समझाने की कोशिश की कि अगर वो डॉक्टर यहाँ नहीं है तो अब तक मर चुका होगा। अब इस जगह ज्यादा देर तक रहना सही नहीं है, हमें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब ये सुनकर मिशेल भी सारी उम्मीदें छोड़ देती है, लेकिन उसी रात एक छोटा रोबोट उसके पास आता है। वो उसको एक लेटर देते हुए कहता है कि डॉक्टर क्लार्क ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि अगर क्रिस्टोफर नाम का कोई आए तो उसको ये दे देना। मिशेल जल्दी से लेटर खोलती है जिसमें डॉक्टर क्लार्क का एड्रेस होता है, लेकिन समस्या ये थी कि वो एड्रेस स्केप्स के इलाके में था, जो बेहद खतरनाक जगह मानी जाती थी। मिस्टर पीनट ने उनकी बातें सुन ली थी। वो उनको चेतावनी देते हैं कि स्केप्स के इलाके में जाना बेवकूफी होगी, वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। मगर मिशेल का इरादा अड़िग था, वो बिना अपने भाई के वहां से जाने वाली नहीं थी। आखिरकार मिस्टर पीनट को झुकना पड़ता है और वो तय करते हैं कि वो सब मिलकर उस इलाके में जाएंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि मार्शल की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। स्केप्स के इलाके में जैसे ही वो पहुंचते हैं, स्केप्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिनसे बचते हुए मिशेल दरवाजा खटखटाती है। वो कहती है दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। उधर दुश्मन और भी करीब आ रहे थे। तभी अचानक तेज म्यूजिक बजने लगता है, जिससे स्केप्स डरकर भाग जाते हैं। वो सभी धड़ाम से नीचे गिरते हैं, जहाँ पर एक आदमी हथियार लिए उनका इंतजार कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर क्लार्क था। वो सख्त लहजे में पूछता है कि तुम लोग कौन हो, जिस पर क्रिस झट से वो लेटर निकालता है और कहता है कि डॉक्टर, मैं क्रिस्टोफर हूँ। मिशेल का गुस्सा फूट पड़ा था। वो डॉक्टर क्लार्क से सवाल करती है कि तुमने आखिर मेरे भाई को कहाँ पर रखा है। डॉक्टर चुप था, वो कुछ बताने को तैयार नहीं था। तभी जॉन उसको एक जोरदार पंच मारता है और दर्द के मारे कराहते हुए वो सब कुछ उगल देता है। वो कहता है कि हमारे लोग मर रहे थे। ईथन ने न्यूरोकास्टर तो बना लिया था, लेकिन एक इतनी बड़ी आर्मी को ऑपरेट करने के लिए बेहिसाब कंप्यूटिंग पावर की जरूरत थी। इंसानों ने अब तक इतनी जटिल टेक्नोलॉजी नहीं बनाई थी और अगले 100 साल तक भी उसको बना पाना नामुमकिन था। तब तक रोबोट्स इंसानों को पूरी तरह खत्म कर देते। लेकिन तभी हमें तुम्हारे भाई के बारे में पता चला। एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चला गया और जब मैंने उसके ब्रेन को स्कैन किया तो हमको जो मिला वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके दिमाग में अनलिमिटेड कंप्यूटेशन पावर थी। ईथन ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। उसने क्रिस्टोफर के दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर की तरह उपयोग किया, जिससे लाखों न्यूरोकास्टर्स, ड्रोन, रोबोट्स और उनकी पूरी टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई थी। हमारी बदौलत लड़ाई जीत ली गई, लेकिन इंसानों और रोबोट्स के बीच शांति समझौता होने के बावजूद भी ईथन नहीं रुका। वो और ताकतवर बनने की चाहत में अंधा हो चुका था। सब कुछ वैसे ही चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन क्रिस्टोफर कोमा से बाहर आ गया। मैंने ईथन को समझाने की कोशिश की कि अब हमको उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो अपने लालच में इतना डूब चुका था, उसको इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब मिशेल के पास ज्यादा वक्त नहीं था, उसे अपने भाई को बचाना था, इससे पहले कि ईथन उसे फिर से अपने कंट्रोल में ले ले। ईथन के लिए उसका नया प्रोडक्ट किसी भी कीमत पर सफल होना जरूरी था, वरना उसकी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन लगातार आ रहे एरर ने उसको परेशान कर दिया था। साइंटिस्ट उसको बताते हैं कि क्रिस्टोफर अब उसके नियंत्रण में नहीं है, इसीलिए सिस्टम पूरी तरह से सिंक नहीं हो पा रहा है। असल में ईथन की सारी तकनीक क्रिस्टोफर के दिमाग पर ही निर्भर थी। उसका डेटा सेंटर था। अब ईथन जानता था कि बिना क्रिस्टोफर के उसकी कंपनी बंद हो सकती थी, इसीलिए उसने डॉक्टर को भी मारने की कोशिश की। इस पर डॉक्टर बताता है कि लेकिन मैं वहां से किसी तरह बच निकला, पर जाने से पहले मैंने क्रिस्टोफर और बाहर के नेटवर्क के बीच एक छोटा सा कनेक्शन जोड़ा। उसी की बदौलत आज क्रिस्टोफर तुमसे बात कर पा रहा है, लेकिन उसका शरीर आज भी ईथन के लैब में है। मिशेल कहती है कि मुझे क्रिस के पास जाना है, लेकिन तभी उनके दरवाजे पर एक मेहमान दस्तक देता है, जो कोई और नहीं बल्कि मार्शल होता है, जिसने उनको ढूंढ लिया था। वो उनके ऊपर हमला कर देता है। मार्शल बहुत गुस्से में होता है, जो बोलता है कि तुम रोबोट्स कभी नहीं सुधरोगे। वो एक एक करके उन रोबोट्स को मारने लगता है। वो मिस्टर पीनट को पकड़ता है और उसके सर को तोड़ देता है, लेकिन तभी डॉक्टर क्लार्क उसके सामने आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि मार्शल चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन तभी ईथन डॉक्टर क्लार्क को गोली मार देता है, क्योंकि ईथन के लिए रोबोट्स और इंसान सब एक बराबर थे। वो सिर्फ उनके अंदर फायदा ढूंढता था और डॉक्टर क्लार्क से
उसको अब काफी नुकसान हो रहा था। इसीलिए वो मार्शल के सामने डॉक्टर क्लार्क को मार देता है, जो देखकर मार्शल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो जानता था कि ईथन ने अपने फायदे के लिए एक इंसान की जान ली है। जिसके बाद ईथन क्रिस को पकड़ लेता है। वो कहता है कि जो भी रूल्स तोड़ेगा वो मरेगा, फिर चाहे वो रोबोट हो या फिर इंसान। अब इस चीज को देखकर मार्शल का जमीर जाग जाता है, जिसके बाद वो मिशेल को वहां से जाने के लिए कहता है। उधर ईथन क्रिस्टोफर की बॉडी और उसके माइंड को सिंक कर देता है, जिससे न्यूरोकास्टर में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाती है। अब यहाँ पर मार्शल ईथन को कन्फ्रंट करता है। वो कहता है कि तुमने मुझको क्यों नहीं बताया कि इस रोबोट के अंदर एक इंसान है और शायद इस दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार तुम हो ईथन। जिस पर ईथन कहता है कि इससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद हजारों जाने जाती। मैंने तुम सबकी जान बचाई है। जिस वॉर को जीतकर तुम इतना खुश हो रहे हो, वो वॉर मेरी वजह से जीती गई है। ये लड़का हमारा भविष्य है और मैं इंसानों को शांत देखना चाहता हूँ। अब किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही होगा। लेकिन मार्शल का तजुर्बा कहता था कि इंसान की तकलीफ ही उसको इंसान बनाती है। वो ईथन को ये सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन फैसला कर चुका था। उधर मिशेल और जॉन भी अब लड़ाई के लिए तैयार थे। उन्होंने मिस्टर पीनट और उसके दोस्तों से मदद मांगी, जिस पर पीनट कहता है कि अब वो और लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि इससे सिर्फ विनाश होता है। जिस पर मिशेल उसको समझाती है कि असली दुश्मन इंसान या रोबोट नहीं, बल्कि ईथन है, जो सबको बस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मिशेल की बातों से पीनट को उम्मीद मिलती है और फिर वो सब मिलकर ईथन के हेडक्वार्टर पर हमला कर देते हैं। जॉन और उसके दोस्त पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन ईथन की आर्मी भी लगातार हमला कर रही थी। कुछ रोबोट्स हरमन से चिपक कर सुइसाइड बॉम्ब की तरह फट रहे थे, जिससे उसका आर्मर धीरे धीरे खराब हो रहा था। लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। ईथन खुद को मैदान में उतार कर एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। उधर मिशेल को पता चलता है कि उसका भाई क्रिस्टोफर अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। इससे बात करने का एकमात्र तरीका न्यूरोकास्टर था। इस बीच मार्शल और पीनट आमने सामने आते हैं, लेकिन इस बार मार्शल हमला नहीं करता है। वो महसूस करता है कि असली लड़ाई बेकार है, क्योंकि असली बुराई ईथन था, जिसने इंसानियत को खत्म करने की कोशिश की थी। इसीलिए मार्शल खुद को सिस्टम से डिकनेक्ट कर लेता है। मिशेल जब क्रिस के दिमाग से जुड़ती है तो वो सीधा अपने बचपन के घर में पहुंच जाती है। उसने क्रिस से वहां से चलने को कहा, लेकिन क्रिस ने समझाया कि बिना इस सेंटर के वो जिंदा नहीं रह सकता है। उसने मिशेल को बताया कि उसने इन 2 सालों में बहुत कुछ देखा, लोगों की बर्बादी, अपनों को खोने का दर्द, और अब उसने फैसला किया है कि अगर वो जिंदा रहा तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने मिशेल से कहा कि उसे खुद ही इसे खत्म करना होगा। दूसरी ओर हरमन को भी गहरी चोट लगी थी, जिसको देखकर जॉन कहता है कि तू अब तक जिंदा कैसे है। हरमन जवाब देता है कि तेरी वजह से कमीने। जितना कहते ही वो स्विच ऑफ हो जाता है। मिशेल को दोस्तों की आवाज आती है कि जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो भारी मन से क्रिस्टोफर का लाइफ सपोर्ट बंद कर देती है। जैसे ही क्रिस्टोफर जाता है, पूरा न्यूरल नेटवर्क क्रैश हो जाता है। रोबोट्स बंद पड़ जाते हैं और न्यूरोकास्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि असली दुनिया कितनी खूबसूरत थी। उधर जॉन अपने दोस्त हरमन की मौत पर बच्चों की तरह रो रहा होता है, लेकिन तभी हरमन फिर से जिंदा हो जाता है और मजाक करते हुए बोलता है कि अरे इतना क्यों रो रहा है। जॉन पहले चौंकता है, फिर खुश हो जाता है। हरमन उसको समझाता है कि वो पूरी तरह मरा नहीं था, बल्कि वो तो एक छोटे मॉडल में स्विच हो गया था। क्रिस्टोफर के जाने से दुनिया भर में हलचल मच जाती है। फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है और शहरों में भयंकर ट्रैफिक लग जाता है। पीनट चाहता तो बदला ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ईथन को पुलिस के हवाले कर दिया। ईथन के काले कारनामों की वीडियो वायरल हो जाती है और पूरी दुनिया को सच्चाई पता चल जाती है कि असली गुनहगार ईथन था। जिसके बाद लोग जानना चाहते थे कि आखिर वो बहादुर लड़की कौन थी जिसने इन सबको बचाया। जॉन के कहने पर मिशेल आखिरकार कैमरे के सामने आती है। उसने दुनिया के लिए एक नया संदेश दिया। आखिर में हमें एक रोबोट दिखता है जिसमें क्रिस्टोफर ने अपना ब्रेन अपलोड किया था। सबने उसको मरा समझकर कचरे में फेंक दिया था, लेकिन वो मरा नहीं था। एक कुत्ता जब पानी पी रहा होता है तभी उसकी परछाई में रोबोट का अक्स नजर आता है, जिसका मतलब ये था कि क्रिस्टोफर अभी भी जिंदा था और एक न एक दिन वो वापस जरूर आएगा। जिसके साथ ये बेहतरीन सी साइंस फिक्शन कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म आपको समझ में आई होगी। मैंने इसे काफी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, मगर फिर भी
अगर आपको कोई पॉइंट लगता है जो शायद समझ में ना आया हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे पॉइंट्स को कमेंट्स में क्लियर कर दूं। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।